हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी इंट्रोडक्शन में ही कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जो एंशियंट इंडिया में प्राचीन भारत में कुछ वैज्ञानिक हुए हैं, उनके रिसर्चेज, उनकी डिस्कवरी और उनका कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैं द एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट चरक, born in सैन फैमिली एट कश्मीर अबाउट 300 BC। इनकी बर्थ सैन फैमिली में हुई थी, कश्मीर में 300 BC पहले। नॉन एज द फादर ऑफ मेडिसिन इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में ये एक मेडिसिन के जनक माने जाते हैं। द फर्स्ट डॉक्टर इन एशियंट इंडिया, और इनको प्राचीन भारत में सबसे पहला डॉक्टर बताया जाता है। चरक स्टडीड अबाउट द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी, इन्होंने अपनी स्टडी की थी एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन सिस्टम्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट और उनकी स्टडी के बारे में डिस्कस दिया था। ह्यूमन बॉडी के ऊपर एनाटॉमिकल स्टडी यानी एनाटॉमी, इंटरनल स्टडी के बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था बायोलॉजी की फील्ड में। इन्होंने बताया कि ह्यूमन और एनाटॉमी से रिलेटेड इन्होंने कुछ एस्पेक्ट दिए थे कि ह्यूमन हैव 360 बोन्स, 300 बोन्स है, हैव टीथ ऑल्सो, उनमें टीथ भी है। एंड द कंट्रीब्यूशन अबाउट हार्ट, हार्ट इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ होल बॉडी एंड कनेक्टेड टू होल बॉडी बाय द 13 चैनल। इन्होंने बताया कि एनाटॉमी की स्टडी करते टाइम इन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 360 हड्डियाँ हैं अप्रॉक्सीमेट, टीथ भी प्रेजेंट होता है और एक कंट्रोलिंग सेंटर होता है जिसको हार्ट बोलते हैं, जो टोटल बॉडी को कंट्रोल करता है। दैट इज कनेक्टेड बाय द बॉडी वाया 13 चैनल्स, और इन्होंने बताया कि 13 चैनल्स के थ्रू बॉडी से कनेक्टेड रहता है, जिसके थ्रू सारी प्रोसेस कंट्रोल की जाती है। चरक इज ऑल्सो नोन एज महर्षि एंड आयुर्वेदा वैद्य। चरक को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे इनको महर्षि भी बोला जाता था और आयुर्वेद का वैद्य भी बोला जाता था। चरक इज द ऑथर ऑफ चरक संहिता। चरक को ऑथर यानी ये लेखक थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी चरक संहिता, एंशियंट इंडिया, रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। और ये चरक संहिता प्राचीन भारत में इनके थ्रू जो लिखी गई थी वो संस्कृत लैंग्वेज में थी। अदर बुक्स रिटन बाय द चरक, बुक रिटन बाय चरक इज चरक संहिता। चरक संहिता में कुछ डिस्क्रिप्शन दी उन्होंने। चरक डिस्क्राइब्ड अबाउट 1 लाख प्लांट स्पीसीज इन द बुक ऑफ चरक संहिता। चरक ने अपनी इस बुक चरक संहिता के अंदर अप्रॉक्सीमेट 1 लाख प्लांट के बारे में डिस्क्राइब किया था, यानी उनका डिस्क्रिप्शन दिया था और बताया था कि मेडिसिनल प्लांट है, यानी मेडिसिन से रिलेटेड है, मेडिसिन ऑब्टेन की जाती है इनसे। चरक संहिता ऑल्सो डिस्क्राइब अबाउट एसेस, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। चरक संहिता जो बुक थी इसके अंदर चरक ने डिस्क्राइब किया एसेस के बारे में, ठीक है, गोल्ड के बारे में, सिल्वर और आयरन के बारे में, कुछ मेटल्स और एसेस के बारे में भी डिस्क्राइब किया था। चरक रिपोर्टेड दैट बॉडी फंक्शंस बिकॉज ऑफ 3 दोषा या प्रिंसिपल। चरक ने बताया कि हमारी बॉडी बेसिकली 3 दोषास के थ्रू फंक्शन करती है या 3 प्रिंसिपल के थ्रू फंक्शन करती है। वो दोषास या प्रिंसिपल्स कौन से थे? वेता, पीता और कल्पा। वेता का मतलब मूवमेंट, पीता का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन एंड कल्पा का मतलब लुब्रिकेशन एंड स्टेबिलिटी। इन्होंने बताया कि होल बॉडी 3 दोष या 3 प्रिंसिपल्स के थ्रू वर्क करती है, दैट इज वेदा, पीता एंड कल्पा। मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लुब्रिकेशन, स्टेबिलिटी, ये चरक ने बताया था। डॉक्टर ऑफ एशियंट इंडिया, इनको प्राचीन भारत का डॉक्टर भी माना जाता है चरक को। प्राचीन भारत के दूसरे साइंटिस्ट हैं सुश्रुत, फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है, यानी इन्होंने सबसे पहले सर्जरी करी थी प्राचीन भारत के अंदर, इसलिए फादर ऑफ सर्जरी भी बोला जाते हैं। सुश्रुत वाज बोर्न इन दी वाराणसी
600 BC। वाराणसी में इनकी बर्थ हुई थी 600 BC पहले। ही गॉट एजुकेशन इन द हेरिटेज ऑफ देवदास धन्वंतरी। इन्होंने अपने एजुकेशन हर्मिटेज ऑफ देवदास धन्वंतरी में कंप्लीट की। ही नॉन एज द फादर ऑफ सर्जरी। इनको सर्जरी का पिता भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट सर्जरी करी थी प्राचीन भारत में। ही हैड मास्टरी इन दी ऑर्थोपेडिक सर्जरी। इन्होंने मास्टर्स यानी हायर लेवल एजुकेशन प्राप्त की थी किसमें? ऑर्थोपेडिक सर्जरी में। ऑर्थोपेडिक सर्जरी का मतलब होता है कनेक्टिंग फ्रैक्चर्ड ब्रोकन बोन्स, फ्रैक्चर्ड और यानी टूटी हुई हड्डियों से रिलेटेड इन्होंने मास्टरी की थी। रेनोप्लास्टी, प्लास्टिक सर्जरी, जो मॉडर्न जनरेशन में हम लोग प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड भी इन्होंने स्टडी की थी। ऑफ्थेल्मिक सर्जरी मतलब रिमूवल ऑफ कैटाट्रैक्ट्स, यानी आप लोग ऐसे बात कर सकते हो इन्होंने कुछ अननेसेसरी पार्टिकल जैसे स्टोन्स वगैरह उनके रिमूवल से भी स्टडी की थी। रिमूवल ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और सिजेरियन डिलीवरी, ये कुछ एस्पेक्ट किए थे। स्टोन को बॉडी से बाहर निकालना, पथरी को, और सिजेरियन डिलीवरी ऑपरेशन के थ्रू जो बच्चे पैदा होते हैं उनसे रिलेटेड स्टडी भी की। ही ऑल्सो यूज्ड एनेस्थीसिया बिफोर ऑपरेटिंग ए पेशेंट। इन्होंने जो सुन करने वाला इंजेक्शन होता है एनेस्थीसिया, यानी किसी भी पेशेंट को ऑपरेट करने से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे वो मूवमेंट ना कर सके या उसको पेन ना हो, उसका भी यूज़ किया था एंशिएंट इंडिया में। सुश्रुत कंपोज्ड सुश्रुत संहिता, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, सुश्रुत संहिता बोला जाता है, विच इंक्लूड्स, जिसमें इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ मोर देन 120 इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सर्जरी, जिसमें 120 ऐसे एपरेटसेस का डिस्क्रिप्शन दिया गया था जो मॉडर्न साइंस में सर्जरी करने के लिए यूज लिए। 300 प्रोसेसेस ऑफ सर्जरी, 300 ऐसे सर्जरी के एस्पेक्ट्स बताए जिनके थ्रू सर्जरी को और लीनियंट या सिंपल बनाया जा सके, उन प्रोसेसेस के बारे में भी इसमें डिस्क्रिप्शन था। ही डिवाइडेड ह्यूमन सर्जरी इनटू 8 कैटेगरी। उन्होंने ह्यूमन बॉडी की सर्जरी के लिए सर्जरी को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया जिससे ओवरऑल बॉडी के बारे में एनाटॉमिकल स्टडी की जा सके या सर्जरी की जा सके। सुश्रुत संहिता वाज कंपोज्ड इन संस्कृत, जो इन्होंने जो बुक लिखी थी सुश्रुत संहिता, ये भी संस्कृत में कंपोज थी। इन सुश्रुत संहिता इज सेक्शन दैट इंक्लूड अपेंडिक्स एज पोस्ट सिस्टम। इन्होंने सुश्रुत संहिता में अपेंडिक्स सिस्टम के बारे में भी लिखा है जो कि एक पोस्ट सिस्टम है, यानी पुराने टाइम में बॉडी के अंदर एक सिस्टम था और मॉडर्नली भी प्रेजेंस है बट उसका फंक्शनल एबिलिटी नहीं होती, उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन किया। इन सुश्रुत संहिता स्किन थेरेपी ऑल्सो, इन्होंने सुश्रुत संहिता में स्किन थेरेपी के बारे में भी बताया है। सुश्रुत वाज नॉट ओनली एन एक्सलेंट सर्जन बट ऑल्सो एन एलिजिबल योगा टीचर। सुश्रुत खाली एक सर्जन नहीं थे, वो एक योगा टीचर भी थे। सुश्रुत संहिता वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन अरेबियन लैंग्वेज, और सुश्रुत संहिता को जो इन्होंने सुश्रुत ने लिखी थी उसको सबसे पहले अरेबियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था इन 18th सेंचुरी बाय द ट्राइबल किताबे ससरंद, यानी इन्होंने जो बुक लिखी थी सुश्रुत संहिता उनका 8th सेंचुरी में अरेबियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ जिसको बोला गया था ट्राइबल कम्युनिटी के थ्रू जिसका टाइटल था किताबे सुश्रुत, जिसका टाइटल रखा गया किताबे सुश्रुत, यानी सुश्रुत की जो बुक थी उसका दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफ़र हुआ अरेबियन में 8th सेंचुरी में, जिसका टाइटल था किताबे सुश्रुत, जो ट्रांसलेटेड थी दूसरी लैंग्वेज में। थर्ड एशियंट इंडियन साइंटिस्ट हैं आचार्य जगदीश चंद्र बोस। ये इनकी बर्थ टाइम है 1858 और डेथ हुई थी 1937 में। सर, इनको सर की उपाधि दी जाती थी जो एशियन इंडिया में आचार्य बोला जाता है। जेसी बोस वाज बोर्न ऑन 13 नवंबर 1858 इन रारोली विलेज नाउ इन बांग्लादेश। इनका जन्म बांग्लादेश
के एक रानौली जो प्राचीन भारत में रानौली विलेज था, जो आज मॉडर्न जनरेशन में या आज के टाइम में बांग्लादेश में है, वहाँ पर जन्म हुआ था 30 नवंबर 1858 को। ही ऑल्सो अचीव डिग्री ऑफ डॉक्टरेट इन साइंस फ्रॉम द लंदन यूनिवर्सिटी इन 1896। इनको पीएचडी की डिग्री मिली थी, डॉक्टरेट थे साइंस में, कहाँ से? लंदन यूनिवर्सिटी में 1896 में। He was elected as a fellow रॉयल सोसाइटी इन 1920। रॉयल फेलो सोसाइटी साइंस के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स होते हैं उन पर्सनस को इसमें इंक्लूड किया गया है, और ये उसके एक फेलो थे या एक रिसर्चर थे। उस सोसाइटी में उनको 1920 में इलेक्टेड किया गया था या नॉमिनेटेड किया। बॉस मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड बायोलॉजी। बेसिकली मॉडर्न जनरेशन में बॉस को फिजिक्स से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के लिए माना जाता है, बट इन्होंने बायोलॉजी में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए थे। जो फिजिक्स और बायोलॉजी से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन है वो इन्हीं के थ्रू दिए गए थे। बॉस रिसर्च अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लॉर्ड रेलिक। इन्होंने अपने जो रिसर्च किए थे वो लॉर्ड रेलिक के अंडर में किए थे, यानी गाइडलाइन में किए थे। At the end of 19th century, Boss interest shifted from electromagnetic waves to the physical aspects of life। यानी 19वीं सेंचुरी के अंत तक बॉस का जो इंटरेस्ट था फिजिक्स से वो थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो गया कहाँ पे? फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लाइफ के जो फिजिकल एस्पेक्ट है उनसे, यानी बायोलॉजी की तरफ से, विच इज़ कोल्ड, जो मॉडर्नली हम लोग क्या जानते हैं? बायोफिजिक्स के नाम से जानते हैं। उधर इनका शिफ्ट हो गया था इंटरेस्ट, यानी इनका इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया। बॉस स्टडीड द इम्पैक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑन छुई मुई टच मी नॉट प्लांट या मिमोसा पोदिका। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को छुई मुई प्लांट के ऊपर बताया था। टेक्निकली इट इज़ कोल्ड एज सेस्मोनेस्टी, जो हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में सेस्मोनेस्टी बोलते हैं कि टच मी नॉट प्लांट, जब छुई मुई को टच किया जाता है तो श्रिंक अप हो जाती हैं उनकी पत्तियां और बाद में रिलीफ हो जाती हैं दोबारा से। तो इसके बारे में इन्होंने बायोफिजिक्स के कुछ एस्पेक्ट दिए थे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू इन्होंने इसका बारे में डिस्क्राइब किया था। ही ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड ऑन इंडियन टेलीग्राफिक प्लांट डेस्मोडियम गॉर्नाल्स। इन्होंने जो एक प्लांट है डेस्मोडियम ग्रेनुअल टेलीग्राफिक प्लांट, इंडियन टेलीग्राफिक प्लांट बोलते हैं, इसके ऊपर भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। एक एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने छुईमो के ऊपर, एक इंडियन टेलीग्राफ प्लांट के ऊपर। बॉस ऑल्सो इन्वेंटेड हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड क्रेसोग्राफ। इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन किया जो प्लांट के मूवमेंट के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ लिया जाता है, जिसको बोलते हैं क्रेसोग्राफ। क्रेसोग्राफ हैव द कैपेबिलिटी टू एम्पलीफाई द मूवमेंट अप टू 10,000 टाइम्स। इन्होंने जो मूवमेंट्स हैं उनके एम्पलीफिकेशन के लिए, यानी 10,000 एम्पलीफाई करके उस क्रेसोग्राफ का यूज़ किया। बॉस ऑल्सो इन्वेंटेड apparatus to study the effect of temperature and light on plants। इन्होंने बहुत सारे apparatus ऐसे भी बनाए जो प्लांट्स के ऊपर टेम्परेचर और लाइट के इफेक्ट को शो करते हैं, जिससे हम लोग प्लांट के ऊपर लाइट और टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट भी सबसे पहले बॉस ने इन्वेंटेड किए थे। ही डेमोस्ट्रेटेड दिस इंस्ट्रूमेंट इन फ्रंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इन 1914। इन्होंने अपने जो ये apparatus थे टेम्परेचर और लाइट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स शो करने के लिए प्लांट में, उसका व्यू या रिप्रेजेंटेशन साइंस वर्ल्ड के सामने 1914 में किया था। बॉस वाज द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। बॉस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे जब तक इनकी डेथ नहीं हुई थी, ठीक है। 30 नवंबर 1937 को इनकी डेथ हुई थी। बॉस इंस्टीट्यूट फाउंडेड इन 1937। ये 1937 में बॉस इंस्टीट्यूट का फाउंड किया गया था, यानी इनके नाम से एक इंस्टीट्यूट रखा गया था और इन्हीं को ही इनके नाम से डायरेक्टर नॉमिनेट किया गया था। और 1937 में बॉस की डेथ हो गई थी। ये
3 साइंटिस्ट हैं, इससे रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट एंशिएंट इंडिया के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन बायोलॉजिकल फील्ड में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।